गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। पिछले लॉकडाउन में मैंने चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर सके, है ना। उन्हें बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ ताकि बुक रहे या न रहे उनकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। ठीक है। अभी मैं कुछ दिनों से 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ा रही हूँ और अभी कार्य एंड ऊर्जा, है ना, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर चल रहा है। सारे पेज टू पेज मैंने पढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन आंसर बाकी है। 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आज 7th से क्वेश्चन नंबर 7 से आज मैं फिर बतला रही हूँ। ठीक है। 6 तक मैंने कर चुका है। आज है 7वां क्वेश्चन। जो कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते होंगे उन्हें तो सब पता होगा, है ना। जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें ध्यान से देखना होगा। तो छठा क्वेश्चन तक कंप्लीट है। 7वां क्वेश्चन है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, है ना। जब आप साइकिल चलाते हो तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। साइकिल तो आप लोग सभी चलाते हैं। हर बच्चे चलाते हैं साइकिल। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो पहले स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में बदलती है ना। स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और अंत में यांत्रिक ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। सॉरी। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में बदलती है, फिर पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और अंत में यांत्रिक ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है ना। लास्ट में क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है तो साइकिल चलती है, साइकिल चलता है ना। ये रहा 7वां सवाल। 8वां सवाल। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। तो ढकेलना चाहते हैं तो इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं। तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है ना। तो जब हम पूरी ताकत लगा के किसी चट्टान को ढकेलते हैं तो क्या क्या होता है, चट्टान को हम ढकेल नहीं पाते हैं, है ना। चट्टान को घसका नहीं पाते हैं, हिला भी नहीं पाते हैं। तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है क्योंकि चट्टान को ढकेलते समय हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि हम थके हुए हैं, है ना। हम थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन कोई इस तरह का कोई कार्य नहीं हो पाता है और हम असफल रह जाते हैं। पूरी ताकत लगा करके भी हम चट्टान को ढकेल नहीं पाते, है ना। लेकिन हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाती है और इन पेशियों में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है और इन परिवर्तन से ऊर्जा का व्यय होता है। ऊर्जा खर्च होती है ना। व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है, ऊर्जा खर्च होती है, नहीं होती वो बात नहीं है। ऊर्जा लगता है, लेकिन आ, हम लोग उसको ढकेलने में असफल रह जाते हैं, ढकेल नहीं पाते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि किसी घर में एक महीने में
ऊर्जा को 250 यूनिटें व्यय हुई, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? जूल में कितनी होगी? किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, तो ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट होता है। तो 1 किलो वाट पर आवर इज इक्वल टू, उसको हम क्या करेंगे, पहले 1000 गुणे 3600, हाँ, उसको 1 किलो वाट आवर को में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶। इसको थोड़ा सा रफ में बना के आप लोग देख लीजिएगा। 1000 को हम लोग गुणा करेंगे 3600 से, और आएगा कितना? 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो इसलिए 250 यूनिट जो हुआ हमारा, 250 यूनिट जो खर्च होता है एक महीने में, तो 250 यूनिट इजकल टू 250 किलो वाट आवर इजकल टू, उसको हम गुणा करेंगे 250 गुणे 3.6 इंटू 10⁻⁶। जो 1 किलो वाट आवर निकाले हैं हम 3.6 इंटू 10⁻⁶, उसको 250 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद क्या आएगा? 900.0 इंटू 10⁻⁶। तो जूल में कितना हो जाएगा? 250 यूनिट जो है वह जूल में कितना आ जाएगा? 900 इंटू 0 इंटू 10⁻⁶ है, और इसको जूल में बदल देंगे 9.0 इंटू 10⁸ है ना। वो 006 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10⁸। ठीक है, तो जूल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? 250 किलोवाट आवर को हमने इसको चेंज किया। सबसे पहले किलोवाट में बदल दिए हम, तो ये हो गया 1000 गुणे 3600, 60 है ना, 6×6 = 36, 60 गुणे 60, तो यहाँ पर हो गया 3600, और 3.6 इंटू 10⁻⁶। इसलिए 250 यूनिट बराबर 250 किलोवाट आवर इजकल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, और इसको जब हम गुणा करते हैं तो ये आता है 900.0 इंटू 10⁻⁶, और जूल में 9.0 इंटू 10⁸। यही होगा, है ना इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, कि 40 ग्राम 40 केजी है ना, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से घेरने दिया जाए, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी कितना दिया हुआ है? 10⁻10 m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 40 kg, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। ठीक है, तो इसको बनाने क्या करेंगे? सबसे पहले पिंड का द्रव्यमान है 40 किलोग्राम, और इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, है ना। 40 केजी द्रव्यमान हो गया, और ऊंचाई हो गया 5 मीटर।
गुरुत्वीय त्वरण हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो यहाँ दिया हुआ है ना। ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हो गया 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इतना। अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा का क्या है फॉर्मूला, mgh, है ना। स्थितिज ऊर्जा mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, और mgh में यहाँ पर क्या लिखेंगे, m हो गया 40 और g हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हो गया 5 मीटर। h कितना है 5 मीटर। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000 जूल। 2000 इसको करने के बाद हो जाता है 2000 जूल। जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर होगा, है ना, लिखा हुआ है कि पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर रहेगा तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.5, है ना। इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। इसलिए स्थितिज ऊर्जा E1 इज इक्वल टू mgh, तो फिर हम निकालते हैं E1 mgh फॉर्मूला पे। तो द्रव्यमान कितना हो गया 40, m हो गया 40 गुणे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे 2.5, इसका आधा हो गया, जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, ये हो गया 5 का आधा 2.5, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 जूल, और जब 5 मीटर से हम लोग गुणा किए थे तो हुआ था 2000 जूल। जब इसका ठीक आधा हो गया तो हो गया 2.5 से, तब mgh इक्वल टू टोटल आता है 1000 जूल। तो कुल ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यहाँ पर लिखेंगे हम कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा है 2000, और 2000 इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा है 1000 प्लस गतिज ऊर्जा। हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ना। गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, तो हम क्या करेंगे 2000 कुल ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा यानी कि 1000 माइनस कर देंगे, और क्या हो जाएगा 1000 जूल गतिज ऊर्जा। समझ में आया आप लोग को। कुल ऊर्जा जब 2000 ऊर्जा होगा, कुल ऊर्जा 2000 ऊर्जा हो जाता है, यहाँ पर आपको माइनस कर देना है कुल ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा, तो 2000 कुल ऊर्जा है, तो हम 1000 स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा लिखेंगे, और गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000 जूल, ये हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक आधे रास्ते पर उसे पिंड की गतिज ऊर्जा है 1000 जूल। यहाँ पर क्या लिखेंगे गतिज ऊर्जा 1000 जूल, ठीक है। इस कारण ये भी सब बहुत टफ नहीं है, इजी था, आराम से हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हैं, पी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें आप यू स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और एस की जगह पर हम 2.5 मीटर लिखेंगे, क्योंकि एम का आधा 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 लिखेंगे, और उसको गुणा करेंगे, निकालें तो निकल जाएगा 50 एम स्क्वायर। यदि गतिज ऊर्जा के सूत्र से हम लोग निकालते हैं तो हाफ एम स्क्वायर के फॉर्मूला से निकालते हैं, तो वी स्क्वायर हमारा आ जाता है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम हो गया 40 और वी स्क्वायर हो गया
50। हाँ, वी स्क्वायर निकालते हैं तो आ जाता है 50। तो उसको कैलकुलेट करने पर आ जाता है 50 को 20 से गुणा करेंगे तो 1000। तो हम गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला से निकालेंगे। गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला से, गतिज ऊर्जा है ना, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला से निकालेंगे हाफ एम बी स्क्वायर के सूत्र से। तो हम पहले वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से वी स्क्वायर निकाल लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला से हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो दोनों के कंडीशन में इसका आंसर आएगा 1000 जूल। ठीक है, हम दोनों इसलिए बतला दिए कि आप लोग को जो आसान लगे रफ में पहले आप लोग बना लीजिएगा, समझ के बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत टफ रहेगा तो मैं बना करके इसमें डाल दूंगी। जब तक इजी है मैं मौखिक आप लोग को बता रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? गुरुत्व बल केंद्र की ओर होता है, जबकि वेग तथा विस्थापन स्पर्श रेखीय होता है ना। इसको हम अ, अ, जब अ, किसी पिंड पर लगने वाला, जब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए, पृथ्वी के चारों ओर जैसे घूम रहा है उपग्रह पर, तो उस पर जो गुरुत्व बल जो लग रहा है, गुरुत्व बल, तो इसकी गति की दिशा, है ना, तो गति की दिशा और बल, यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत है ना, तो कार्य शून्य होगा। यानी कि लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर बनता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कोण बनता है वह 90 डिग्री पर बनता है, वह 90 डिग्री पर बनता है। जैसे कि आपका ये गोल हो गया, है ना, गोल, और यहाँ पर आपका घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल कितना कार्य किया जाएगा, बताइए। गुरुत्व बल क्या होता है? केंद्र की ओर होता है। गुरुत्व बल केंद्र की ओर, ये जो है, ये गुरुत्व बल केंद्र की ओर होता है, जबकि वेग तथा विस्थापन, वेग और विस्थापन जो है वह स्पर्श रेखीय होता है। सिर्फ स्पर्श करता है ना, सिर्फ स्पर्श करता है उपग्रह। स्पर्श स्पर्श रेखीय होता है। तो हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन, बल और विस्थापन यदि लंबवत है, लंब पर है, 90 डिग्री पर बनता है, तो कार्य 0 होता है ना। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। या पूछ रहा है क्वेश्चन, गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? यहाँ पे कार्य शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन परस्पर लंब है, लंबवत पर है, तो कार्य शून्य होगा। ये हम लोग को हमेशा ध्यान देना है कि जब लंबवत हो फोर्स और विस्थापन, और 90 डिग्री का कोण बन जाता है ना, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का कोण, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे कार्य शून्य हुआ। और जैसे कि वर्क इजकल टू फोर्स, ठीक है, यदि हम लिखते हैं
तो यहाँ पर cos थीटा इंटू एस, एफ इंटू एस, तो एफ जो है एफ इंटू कॉस थीटा 90 डिग्री इंटू एस। ठीक है, तो यहां पर है cos 90 इजकल टू 0। cos 90 जहां पर आ जाएगा तो वहां उसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो cos 90 डिग्री बराबर 0 और cos थीटा बराबर 90 डिग्री और 90 डिग्री हो गया 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब मिला के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सब 0। तो बोलेंगे कि बल विस्थापन परस्पर लंब हो या विस्थापन दिशा के बीच या विस्थापन दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता हो, है ना, 90 डिग्री का कोण बनता हो, उत्पन्न होता हो, अतः पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी भी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षण फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है, किसी भी क्षण, है ना। ये नहीं कि एक बार 90 पर हो रहा है तो फिर एक बार 20 पर हो रहा है तो एक बार 120 पर हो रहा है, वैसा नहीं। किसी भी क्षण जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 पर ही, तो जैसे जैसे घसकता जाएगा और 90 डिग्री पर ही उसका कोण बढ़ता जाएगा, है ना। तो हर विस्थापन दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण उत्पन्न होता जाएगा और हम कहेंगे कि गुरुत्व बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसे समझ में देगा तो एक दो बार और सुन लीजिएगा। ठीक, अब है मतलब हमको ये मान के चलना है कि जहां लंबवत हो, जहां 90 डिग्री कोण बनता हो, वहां पर कार्य शून्य होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, कितना कार्य किया गया, क्वेश्चन पूछा है ना कि कितना कार्य किया गया। यहाँ पर क्या है, कार्य होगा ही नहीं, कार्य शून्य होगा। ठीक, अब है 12वां क्वेश्चन। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। क्या क्वेश्चन है, क्या किसी पिंड पर, हाँ, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में, मतलब बल के एब्सेंट में, बल जहां पर नहीं लग रहा हो, तो इसका विस्थापन हो सकता है या नहीं हो सकता है तो क्यों हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन क्या होगा, तो हम न्यूटन के गति के अनुसार, न्यूटन का जो लॉ था उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि जब वस्तु विरामावस्था में रहता है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी वह विरामावस्था में ही रहेगा, है ना। फर्स्ट लॉ क्या था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी वह विरामावस्था में ही रहेगा। सेकेंड है कि जब वस्तु एक समान गति से वह एक सीधी रेखा में गतिशील है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी वह गतिशील ही रहेगा। लॉ में क्या था कि जिस अवस्था में जो था उसी अवस्था में रहेगा। विराम अवस्था में हो तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में विराम अवस्था में ही रहेगा, और यदि
जब वस्तु सामान्य गति से एक सीधी रेखा में गतिशील है तब वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी गतिशील ही रहेगा। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है न्यूटन्स लॉ। थर्ड है सेकेंड्स फॉर्मूला के अनुसार पिंड पर लगने वाले किसी भी बल पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है ना, विस्थापन हो सकता है। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। और यहां पर तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको इसको सॉल्व करना है कि जब अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है ना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में विस्थापन होगा। बस हम लोग ये ध्यान देना कि जब वस्तु विराम अवस्था में है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में विराम अवस्था में ही रहेगा, और जब वह गतिशील अवस्था में है, एक सीधी रेखा में गतिशील है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी वह गतिशील ही रहेगा। और इनके अनुसार पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है ना, किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आज कितना क्वेश्चन आज मैंने 12 है ना, 12 क्वेश्चन हो गया। और इसे 13 क्वेश्चन, हाँ 13 क्वेश्चन क्या है कि कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है, हाँ, और थक जाता है, तो क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बताइए। इसका कहना है कि कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखा और थक जाता है, तो उसने कोई कार्य किया या नहीं? तो सबसे पहले तो हम लोग कार्य का परिभाषा हम लोग यही पढ़े थे कि जब तो कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, आप सर पर आप गट्ठर रखे रहिए या कुछ भी रखे रहिए, भारी से भारी बोझा लेकर के आप खड़े रहिए, है ना, लेकिन वो आपका कार्य नहीं कहलाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बोझा लेकर के खड़ा रहता है कोई व्यक्ति, तो सिर्फ खड़ा ही रहता है ना, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वह यहां से वहां नहीं जा रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो हम इसको कहेंगे कि किसी भी तरह का विस्थापन नहीं होता है, अतः कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, वह घंटों भर लेके खड़ा भी रहेगा, वो थक जाएगा, लेकिन उसका कार्य विज्ञान के दृष्टिकोण से उसका कार्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि न अलग से उसे फोर्स है और ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि कोई कार्य नहीं होता है। तो बस आज हम इतना ही रहने देते हैं, 13 क्वेश्चन तक, 13 क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में मेरा 14 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफी लंबा चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्या मैं पूरा बतलाऊंगी, है ना, इसलिए आप लोग को जहां समझ में आता है या नहीं आता, आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मेरा 14 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।